हेलो एवरीवन, हमने सेक्शन अभी 40 और 43 को देखा था। अभी हम 41 और 42 को पढ़ेंगे। आप अपनी बेरक को अपने पास रखेंगे तो आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा जब आप खुद से पढ़ेंगे। तो सेक्शन 41 आपकी किस चीज की बात कर रहा है? सेक्शन 41 जैसे कि मैंने बताया आपको, जजमेंट इन रेम की बात कर रहा है। जजमेंट इन रेम का मतलब मैंने क्या बोला था आपको, वर्ल्ड के अगेंस्ट बाइंडिंग होता है। यानी कि किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट नहीं होता वो, ठीक है ना, वर्ल्ड के अगेंस्ट बाइंडिंग होता है। केस की पार्टीज के अगेंस्ट नहीं, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट वो जजमेंट होगी जो कि रेलिवेंट होगी। अब वो कौन सी जजमेंट होगी, वो ये सेक्शन हमें बता रहा है कि वो 7 कंडीशन है कि जब वो सेवन कंडीशन आपकी फुलफिल होंगी तभी क्या होगा, वो रेलिवेंट होंगी। 7 नहीं है, आई थिंक, सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो गई। यानी 4-5 इसमें कंडीशन है सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं हिंदी में बोलूं तो जजमेंट इन रेम का मतलब क्या होता है, सर्व संबंधी निर्णय। अब सर्व संबंधी निर्णय का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट का ऐसा जजमेंट होता है जो किसी व्यक्ति का जो पक्षकार है या किसी थिंग का या किसी वस्तु की हैसियत का हित नहीं है उसमें। समझ रहे हैं आप? किसी पर्टिकुलर पर्सन के हित की बात नहीं कर रहा, ये होल ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहा है। इट मीन्स प्रोबेट का जजमेंट बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो इसको सेटिस्फाई करने के लिए इस सेक्शन में अगर आपको कोई भी चीज को रेलिवेंट करना है तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले वो जजमेंट जो है ना वो फाइनल होनी चाहिए। जो जजमेंट आपकी जजमेंट इन रेम है यानी अगेंस्ट है होल ऑफ द वर्ल्ड, वो फाइनल जजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू डिसाइड की गई हो, यानी कि उसको जिसने भी दिया हो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट हो जिसने वो जजमेंट दिया है, जिसकी रेलेवेंसी की बात कर रहे हैं हम, अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड। तीसरा, वो प्रोवेट, मैट्रिमोनियल या एडमिरल्टी या इंसॉल्वेंसी, इसका जो जुरिडिक्शन है इसको एक्सरसाइज करते हुए की गई हो, ठीक है ना। इसमें इतनी बात क्लियर हो गई, तब उसको क्या कहेंगे, तब उसको रेलिवेंट माना जाएगा। और नेक्स्ट क्या है इसमें, और जो जजमेंट ऑर्डर डिक्री है उसके अंदर किसी पर्सन के लीगल कैरेक्टर या तो छीना गया हो या डिक्लेयर किया गया, उसे इंटाइटल किया गया उस चीज के लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो ये जजमेंट इन रेम है, केवल ये दिखाने के लिए कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि वो जो भी कुछ जजमेंट है वो केवल एक लीगल हैसियत को बताता है, जो वो किसी व्यक्ति की विधिक हैसियत का हकदार करता है, या वो ये डिक्लेयर करती है कि किसी व्यक्ति की हैसियत जो चल रही थी वो खत्म हो गई। समझ रहे हैं? देखो, मैंने 4 बात आपको इसमें बताई, आपको वापस रिपीट कर रही हूँ। इसको अच्छे से समझने के लिए हम बेरक की लैंग्वेज को देख लेंगे। मैंने आपको बोला कि पूरे होल वर्ल्ड के अगेंस्ट कोई जजमेंट रेलिवेंट कब होगी। पहली बात, वो जजमेंट फुल एंड फाइनल होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू होनी चाहिए। तीसरा, वो प्रोबेट, मैट्रिमोनियल या एडमिरलिटी या इंसॉल्वेंसी, इसका जो जुरिडिक्शन है इसको एक्सरसाइज करते हुए ली गई हो, या फिर वो किसी के कैरेक्टर से, है ना, किसी के लीगल कैरेक्टर की बात करी गई हो उसमें, या किसी को डिक्लेयर किया गया हो किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए। अगर ये सारी कंडीशन पूरी होती हैं तब वो जजमेंट, वो ऑर्डर, वो डिक्री तभी बाइंडिंग हो और तभी वो कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। ये मैंने स्लाइड्स की हेल्प से आपको फर्स्ट वीडियो के थ्रू में ही बताने की कोशिश की है, तभी वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बेरक की लैंग्वेज को। बेरक की लैंग्वेज क्या कह रही है? ए फाइनल जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, इतनी बात मैंने आपको बता दी, इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी और इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन विच कन्फर अपॉन्स, क्या करती हो, टेक अवे फ्रॉम एनी पर्सन एनी लीगल कैरेक्टर, ठीक है ना, किसी को प्रदान करती हो या तो, और विच डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी इंटाइटल टू एनी सच कैरेक्टर और टू बी इंटाइटल टू एनी स्पेसिफिक थिंग नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक पर्सन बाय एब्सोल्युटली। इट मीन्स किसी सक्षम न्यायालय के प्रोबेट मतलब समझ गए ना, प्रोबेट मतलब जुरिडिक्शन की, इसका मतलब होता है जुरिडिक्शन। किसी सक्षम न्यायालय के प्रोबेट या मैट्रिमोनियल या एडमिरल्टी,
ठीक है, इनसे रिलेटेड या इंसॉल्वेंसी के अधिकारिता के प्रयोग में दिया हुआ अंतिम निर्णय हो। आदेश या डिक्री जो किसी व्यक्ति, ऐसी चीज कोई ऑर्डर हो या कोई डिक्री हो जो किसी पर्सन को या कोई लीगल हैसियत, ठीक है ना, कोई विधिक हैसियत प्रदान करती हो, यानी कि उसको कोई कैरेक्टर ऐसा या उसको इंटाइटल करती हो। विधिक हैसियत ये हो गई ना, लीगली इंटाइटल करती हो, या उससे लेती हो, या तो छीनती हो या लेती हो, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक पर्सन के विरुद्ध किसी व्यक्ति को किसी ऐसी चीज के लिए इंटाइटल करती हो कि जिस चीज इंटाइटल करती हो या किसी स्पेसिफिक चीज का हकदार घोषित करती हो, तभी रेलिवेंट होगी वो। जबकि किसी ऐसी विधिक हैसियत या किसी ऐसी चीज पर किसी ऐसे व्यक्ति के हक का अस्तित्व सुसंगत है। इसमें आपको 4 पॉइंट ध्यान रखनी है। वैसे ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, सिर्फ आपको इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। ये कभी कभार किसी स्टेट में पूछ दे तो पूछ दे, ज्यादातर इसके बारे में कोई ऐसी खास बात नहीं पूछी गई है। तो वो क्या होंगी? सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, सेक्शन 41 कंक्लूसिव प्रूफ है और सेक्शन 42 कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाएगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इसमें कुछ चीजें और दी गई हैं जो मैंने आपको पहले से ही क्लियर कर दी हैं कि एनी लीगल कैरेक्टर which it confers occurred at the time when such judgment order or decree came into operation, यानी कि ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है कि कोई विधि, कोई विधिक हैसियत जो उसे दी गई थी, ठीक है ना, या जब ऐसा कोई जजमेंट दिया गया या ऑर्डर दिया गया उसी में उसी के एग्जीक्यूशन में वो हुआ है। इसमें जो मैंने आपको बता दिया वही कुछ बताया हुआ, कुछ खास नहीं है। आप इसको 1-2 बार अगर देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लेते हैं हम सेक्शन 42 को। अब सेक्शन 42 किस बात की बात करता है? मैंने अभी भी आपको बताया था, सेक्शन 42 बात करता है मैटर्स इन पब्लिक नेचर। इट मीन्स लोक प्रकृति के विषय पे ऐसा कोई जजमेंट जैसे कि कोई वो लोक रास्ता हो, ऐसा कोई लोक रास्ता हो, हर ऐसे केस में रेलिवेंट होगा जिसमें ये प्रश्न उठता है, परंतु इस बात का ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, ठीक है ना। लोक प्रकृति यानी पब्लिक मैटर्स रिलेटेड ऐसे मामले, पब्लिक मैटर्स रिलेटेड इसमें ऐसे मामले आएंगे जो कि क्या करते हैं, पब्लिक को इफेक्ट करते हो, यानी जनता को प्रभावित करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं, जैसे किसी लोक रास्ते के प्रयोजन के लिए टोल टैक्स वसूलना, या फिर नाव निकालने का अधिकार, या किसी नदी के सागर या किसी नदी या सागर के किनारे अपना जो माल है वो डिलीवर करना, या उठवाने का राइट, या भूमि के प्रयोग का राइट, या जाल फैलाने का राइट। अब प्रश्न ये है कि ये कोई पब्लिक सड़क है या ये प्राइवेट है। तो ऐसा जजमेंट हर केस में रेलिवेंट होगा, जिसमें फिर से वही प्रश्न उठता है, परंतु वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? वो रेलिवेंट तो होगा। इसका प्रभाव ये है कि जब भी ऐसा कोई डिसीजन का एविडेंस आप देंगे, तो जब भी कोई ऐसा आप एविडेंस दिया जाएगा, तो जिस व्यक्ति पर निर्णय प्रभावी होता है वो उसके अगेंस्ट एविडेंस होगा कि उसके निर्णय के समय न्यायालय को सभी सुसंगत बातें नहीं बताई गई थी। इट मीन्स उसको क्या नहीं माना जाएगा, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाएगा। उसको समझने के लिए आप इसकी इलस्ट्रेशन को देख लें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सेक्शन आपका क्या है, आपका सेक्शन 42 के इलस्ट्रेशन को आप देखें। ये ट्रेसपास से रिलेटेड आपकी इलस्ट्रेशन है, पहली इलस्ट्रेशन है, इसमें एक इलस्ट्रेशन है, इसको देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। ए एक ट्रेसपास का सूट लाता है बी पर, जो उसकी लैंड पे उसने किया है, ठीक है। क्या कहा मैंने? ए ट्रेसपास का सूट लाता है बी पर, जो कि लैंड पर किया है उसने बी के, है ना। अब बी एलिज करता है कि उसने लैंड पर जो भी, मतलब जिस लैंड पे उसने मेरे लिए वो किया है, सूट फाइल किया है, उस पे तो मेरा पब्लिक राइट है, ठीक है ना। उस पर तो वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो तो पब्लिक राइट है। ए डिनाई करता है इस बात को, इस बात को डिनाई करता है। पब्लिक राइट का मतलब जैसे कि आने जाने का रास्ता है। इसको ऐसे समझो, आप राइट ऑफ इजीमेंट में भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे आपके किसी और के घर से
आम रास्ता हो निकल के जाने का। अब वो आदमी क्या करे, आपको मना करे, आप पे सूट फाइल कर दे कि आप उसके घर से निकल रहे हैं, तो यहाँ पर बात समझने की है, तो वो तो पब्लिक राइट है। यही चीज मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ए डिनाई करता है कि नहीं देखो ऐसा है, वो आने जाने का रास्ता और इस बात को डिनाई करता है। इससे पहले भी ए ने वो डिनाई करता है इस बात को कि नहीं ये तो मेरा वो है। अब ए ने क्या किया, ए ने इससे पहले भी सी के ऊपर इसी बात को लेकर के, ट्रेसपास को लेकर के एक सूट फाइल किया था, ठीक है। फिर सी ने भी यही एलिज किया था सेम राइट का कि ये तो पब्लिक राइट है, पब्लिक राइट की बात उसने कही थी। तो ए और सी के बीच जो सूट लाया गया ना, ए और सी के बीच में जो सूट लाया गया, तो इस केस में सी के फेवर में डिक्री आ गई डिफेंडेंट के फेवर में, ठीक है ना। तो ये रेलिवेंट होगी कि सी के फेवर में कोर्ट ने डिफेंडेंट के फेवर में, जो कि पब्लिक राइट का यूज कर रहा था, उसके फेवर में डिक्री रेलिवेंट होगी। इसके फेवर में रेलिवेंट हो बोला ना मैंने, जो सी के में, तो ए के में भी होगी, यानी पहले वाले के में भी होगी, ठीक है ना। लेकिन ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगी कि राइट ऑफ वे है तो एग्जिट करता है। तो इस सेक्शन में रेलिवेंट होगा क्या, पीस, ये क्या है, ये सिर्फ एक पीस ऑफ एविडेंस के तौर पे आप इसको एडमिसिबल कर सकते हैं, बाकी इसको कंक्लूसिव प्रूफ डील नहीं किया जाएगा। तो अब मैं पॉइंट की बात पे आती हूँ। इसकी लैंग्वेज को भी हम एक बार देख लेते हैं जो लिखी हुई है सेक्शन 42 में। सेक्शन 42 में ये लिखा है, रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41, यानी कि धारा 41 से वर्णित भिन्न निर्णय, आदेश और डिक्रियों की सुसंगति का प्रभाव। धारा 41 यानी उससे भिन्न, यानी सेक्शन 41 से भिन्न, अलग। जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री अदर देन दोज मेंशन्ड सेक्शन 41 आर रेलिवेंट इफ दे रिलेट टू मैटर ऑफ अ पब्लिक नेचर, रेलिवेंसी टू द इंक्वायरी। ये जो सेक्शन होगा ना आपका, ये इंक्वायरी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लें, बेरक अगर लेके बैठे हैं। पब्लिक नेचर रेलिवेंट टू द इंक्वायरी बट सच जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ दे विच दे स्टेट। इट मीन्स ऐसी डिक्री, ऑर्डर या जो भी जजमेंट है उनसे सेक्शन 41 से जो भी डिफरेंट होंगी, यदि वे जांच में यानी इंक्वायरी में रेलिवेंट है, लोक प्रकृति की बातों से संबंधित है। ये जो बात है ना पब्लिक नेचर वाली, ये इंक्वायरी से रिलेटेड है, इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है, रेलिवेंट है। लेकिन ऐसे जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री क्या नहीं है, आपका कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। आपको सिर्फ एग्जाम के लिए आपको सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है, जो मैंने आपको स्लाइड्स से बताने की कोशिश की है कि सेक्शन 40 में मैंने आपको ये बताया बार टू सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, वो रेलिवेंट होगा। 41 में जजमेंट इन रेम बताया, कंक्लूसिव प्रूफ होगा। 42 में रिलेटेड टू पब्लिक नेचर, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। 43 में मैंने बताया एक्सेप्ट द सेक्शन 40, 41, 42 irrelevant। इसको रीड विथ इलस्ट्रेशन बी, बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। तो क्या करेंगे, एक्सेप्शन को समझने के लिए रीड करेंगे इलस्ट्रेशन ई और एफ को। अब हमारा रह जाता है सेक्शन 44। बाकी कुछ कमी आपको लगती हो कुछ समझने में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो सेक्शन 44 क्या बात कर रहा है, सेक्शन 44 के लिए मैं दूसरी वीडियो में कवर करती हूँ। थैंक यू।